हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक माइनिंग। आज हम पढ़ने वाले हैं ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड 2020 के सेक्शन 19, 20, 21 और 22 के बारे में। ये सेक्शन बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं क्योंकि इसमें बताया गया है ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ पर रिसर्च कौन करेगा, माइन या फैक्ट्री का सेफ्टी एंड ऑक्यूपेशनल हेल्थ सर्वे कौन कर सकता है, सर्वे के दौरान वर्कर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कर का डेटाबेस पोर्टल कैसे मेंटेन होगा और सबसे इम्पॉर्टेंट किस इस्टेब्लिशमेंट में सेफ्टी कमेटी और सेफ्टी ऑफिसर रिक्वायर्ड होंगे। विशेष रूप से माइनिंग स्टूडेंट के लिए सेक्शन 20 और सेक्शन 22 बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए एक एक सेक्शन को बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। सबसे पहले समझिए, सरकार केवल सेफ्टी रूल्स बनाकर नहीं रुकता है। ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए रिसर्च प्लस एक्सपेरिमेंट्स प्लस डेमोन्स्ट्रेशन भी जरूरी होता है। इसी पर्पस के लिए सेक्शन 19 यहाँ पे बनाया गया है, रिसर्च रिलेटेड एक्टिविटीज। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं सेक्शन 19 को। तो सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट जिन इंस्टीट्यूशन को नोटिफाई करेगी अगर वे ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ के फील्ड में है, तो उन इंस्टीट्यूशन का जो ड्यूटी होगा वो रिसर्च कंडक्ट करना होगा, एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करना होगा और डेमोन्स्ट्रेशन कंडक्ट करना होगा। और उसके बाद अपना रिकमेंडेशन सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट को सबमिट करना। ये किनका काम होगा? रिसर्च इंस्टीट्यूशन का। ठीक है। और इसमें एक प्रोविजन भी दिया गया है, अगर स्टेट गवर्नमेंट किसी इंस्टीट्यूशन को रिसर्च करने के लिए नोटिफाई करना चाहती है, कंडक्ट करवाने के लिए रिसर्च एक्सपेरिमेंट या फिर डेमोन्स्ट्रेशन रिलेटेड टू ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ, तो नेशनल बोर्ड से कंसल्ट करना होगा स्टेट गवर्नमेंट को नोटिफाई करने से पहले। ठीक है। बिफोर नोटिफाइंग स्टेट गवर्नमेंट को कंसल्ट किसके साथ करना होगा? नेशनल बोर्ड से। और नेशनल बोर्ड का जो फुल फॉर्म है वो क्या है? नेशनल ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ एडवाइजरी बोर्ड। ठीक है। ये आपको याद होना चाहिए। हम लोगों ने पिछले लेक्चर में इसका खूब डिस्कशन किया था। हर एक चीज के बारे में हम लोगों ने जाना था कि नेशनल बोर्ड किसे बोलेंगे। अब हम लोग आते हैं सेक्शन 20, सेफ्टी एंड ऑक्यूपेशनल हेल्थ सर्वे। ये माइनिंग एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। सेक्शन 20 बताता है कि माइन, फैक्ट्री या फिर अदर इस्टेब्लिशमेंट का सेफ्टी एंड ऑक्यूपेशनल हेल्थ सर्वे कौन कंडक्ट कर सकता है और सर्वे के दौरान एम्प्लॉयर और वर्कर का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो सर्वे जो है वो नॉर्मल वर्किंग आवर, यानी कि जो भी सर्वे कंडक्ट किया जाएगा हेल्थ ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ से रिलेटेड, वो आपका नॉर्मल वर्किंग आवर में या फिर कोई भी अदर टाइम में, जब भी ऑथराइज्ड पर्सन नेसेसरी समझे, तब आपका यहाँ पे हेल्थ सर्वे है सो कंडक्ट करवाया जा सकता है। लेकिन सर्वे करने से पहले एम्प्लॉयर को रिटन नोटिस भी देना होगा। ठीक है। अब सर्वे कौन कर सकता है? सेक्शन 20 के सब सेक्शन में अलग अलग इस्टेब्लिशमेंट के लिए अलग ऑफिसर दिए गए हैं। इसे केयरफुली समझिए। सबसे पहले यहाँ पे आता है चीफ इंस्पेक्टर कम फैसिलेटर। किसके केस में? फैक्ट्री और माइन के केस में। ठीक है। और भी फैक्ट्री और माइन के केस में अगर हम लोग बात करें तो डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज भी फैक्ट्री और माइन के केस में यहाँ पे हेल्थ सर्वे कंडक्ट करवा सकता है। ठीक है। तो यहाँ पे दो हो गया फैक्ट्री और माइन के केस में, एक तो चीफ इंस्पेक्टर कम फैसिलेटर और डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज, ये जो है वो हेल्थ सर्वे कंडक्ट कर सकता है। अगर हम लोग सिर्फ फैक्ट्री की अगर बात करें तो डायरेक्टर जनरल ऑफ फैक्ट्री एडवाइस सर्विस और लेबर इंस्टीट्यूट भी ऑक्यूपेशनल हेल्थ सर्वे कंडक्ट कर सकता है। और अगर हम लोग सिर्फ माइन का अगर बात करें तो डायरेक्टर जनरल ऑफ माइन सेफ्टी यहाँ पे, यानी कि डीजीएमएस है सो ऑक्यूपेशनल हेल्थ सर्वे कंडक्ट करवा सकता है कभी भी नॉर्मल वर्किंग आवर में या फिर जब भी वो नेसेसरी समझे। अब आता है यहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट।
अगर इस्टेब्लिशमेंट कोई अदर इस्टेब्लिशमेंट है या फिर कोई क्लास ऑफ इस्टेब्लिशमेंट है तो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट एक ऑथराइज्ड ऑफिसर के द्वारा हेल्थ सर्वे है सो कंडक्ट करवा सकती है। और ये जो हेल्थ सर्वे कंडक्ट कराया जाएगा उससे पहले एक रिटन नोटिस है सो एम्प्लॉयर को देना होगा। हेल्थ सर्वे कंडक्ट करने के लिए कोई भी फैक्ट्री, माइन या फिर इस्टेब्लिशमेंट में एम्प्लॉयर को क्या करना होगा, सबसे पहले रिटन नोटिस है सो देना होगा। जो भी यहाँ पे चीफ इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर हैं या फिर डायरेक्टर जनरल ऑफ फैक्ट्री एडवाइस सर्विस या फिर लेबर इंस्टीट्यूट, इन सबको पहले रिटन नोटिस है सो एम्प्लॉयर को देना होगा कि मुझे यहाँ पे हेल्थ सर्वे है सो कंडक्ट करवाना है। अब यहाँ पे बात आती है कि सर्वे के दौरान एम्प्लॉयर को क्या करना होगा। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एम्प्लॉयर को सर्वे के लिए ऑल फैसिलिटीज है सो यहाँ पे प्रोवाइड करनी होगी, ठीक है, इंक्लूडिंग फॉर द एग्जामिनेशन एंड टेस्टिंग ऑफ प्लांट एंड मशीनरी एंड कलेक्शन ऑफ सैंपल एंड अदर रिलेवेंट डाटा टू द सर्वे। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला गया है कि ऑल फैसिलिटीज है सो प्रोवाइड करनी होगी। इनमें स्पेशली शामिल क्या क्या है, प्लांट और मशीनरी की एग्जामिनेशन, प्लांट और मशीनरी का टेस्टिंग, सैंपल कलेक्शन और अदर रिलेवेंट डाटा कलेक्शन। यानी एम्प्लॉयर सर्वे में कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन नहीं कर सकता। सिंपल लैंग्वेज में यहाँ पे अगर बोले तो ऑफिसर सर्वे करने आया है तो एम्प्लॉयर को सर्वे के लिए आवश्यक फैसिलिटीज जो भी है वो प्रोवाइड करनी होगी और कोई भी तरह का वहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन है सो नहीं करना होगा एम्प्लॉयर को। अब हम लोग सबसेक्शन 2 को देखते हैं जिसमें वर्कर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बताया गया है। अब वर्कर का क्या ड्यूटी आता है, सर्वे को फैसिलिटेट करने के लिए अगर सर्वे कंडक्ट करने वाला पर्सन कहता है तो एवरी वर्कर शैल मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए प्रेजेंट होना होगा। ठीक है, सभी वर्कर को क्या करना होगा, प्रेजेंट होना होगा सर्वे के लिए, मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए। और सर्वे से रिलेटेड इंफॉर्मेशन जो उसके पोजीशन में है उसको फर्निश भी करना होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या क्या बोला गया है कि जब भी यहाँ पे सर्वे है सो कंडक्ट करवाया जाएगा तो सभी वर्कर को मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए प्रेजेंट होना होगा और सर्वे से रिलेवेंट इंफॉर्मेशन जो उसके पोजीशन में है उसको भी वो फर्निश करना होगा। ठीक है, और सभी तरह के इंफॉर्मेशन भी देना होगा। एग्जाम्पल के तौर पे सपोज माइन में ऑक्यूपेशनल हेल्थ सर्वे हो रहा है तो सर्वेइंग ऑफिसर किसी वर्कर का मेडिकल एग्जामिनेशन नेसेसरी मानता है, वर्कर को एग्जामिनेशन के लिए प्रेजेंट होना होगा और अगर वर्कर के पास सर्वे से रिलेवेंट इंफॉर्मेशन है उसे भी प्रोवाइड करना होगा। ये सब वर्कर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एम्प्लॉयर का रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी हम लोगों ने देखा जिसमें उसे ऑल टाइप ऑफ फैसिलिटीज जो है वो प्रोवाइड करना होगा सर्वे कंडक्ट करने के लिए। और अगर हम लोग वर्कर का रिस्पॉन्सिबिलिटी का अगर बात करें तो उसे मेडिकल एग्जामिनेशन प्रेजेंट होना होगा और जो भी उसके पास रिलेवेंट इंफॉर्मेशन या फिर नेसेसरी डाटा है या फिर कोई भी इंफॉर्मेशन है उसके पास तो वो फर्निश करना होगा सर्वे के दौरान। अब सब सेक्शन 3 को देखते हैं। एनी टाइम स्पेंट बाय वर्कर फॉर अंडरगोइंग मेडिकल एग्जामिनेशन फर्निशिंग information under subsection 2 shall for the purpose of calculating wages and extra wages for overtime work to be deemed to be working hour for him। ठीक है, तो जो भी टाइम स्पेंड किया जाएगा वर्कर के द्वारा जो मेडिकल एग्जामिनेशन में प्रेजेंट हैं या फिर कोई भी तरह का इंफॉर्मेशन वहाँ पे फर्निश कर रहे हैं सर्वे के दौरान तो वो उनका वहाँ पे वर्किंग आवर ही वो जो टाइम स्पेंड किए उसे माना जाएगा। अगर वो अपने वर्किंग आवर से ज़्यादा वहाँ पे टाइम स्पेंड करते हैं तो वो भी ओवर टाइम में माना जाएगा, काउंट किया जाएगा। और जो उनका वेजेस है वो नॉर्मल डे जैसे उनका बनता है वर्क करने के दौरान में वैसा ही उनका उस दिन का भी वेजेस बनेगा और उसे एम्प्लॉयर को पे करना होगा। अब यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है सेक्शन 20 के पर्पस में। तो जो भी सर्वे कंडक्ट करने वाला पर्सन है, ठीक है, जो भी पर्सन यहाँ पे सर्वे कंडक्ट कर रहा था अंडर सब सेक्शन 1 तो जो रिपोर्ट है सो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को वो सबमिट करेगा। उस रिपोर्ट को इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर की रिपोर्ट डीम्ड किया जाएगा। ठीक है,
जो भी रिपोर्ट है सो सबमिट करेगा एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को, उसे इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर की रिपोर्ट डीम्ड किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करते हैं सेक्शन 21 कलेक्शन ऑफ स्टैटिक्स एंड पोर्टल फॉर इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कर्स। यह सेक्शन दो पार्ट में बटा हुआ है, कलेक्शन ऑफ स्टैटिक्स और पोर्टल फॉर इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कर। और यहाँ पे जो सब सेक्शन 1 है वो कलेक्शन ऑफ स्टैटिक्स के बारे में यहाँ पे बताता है, यानी कि OSH स्टैटिक्स सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ स्टैटिक्स। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ स्टैटिक्स कलेक्ट, कंपाइल और एनालाइज करेगी, वो भी किस फॉर्म में, इन सच फॉर्म एंड मैनर एज में बी प्रिस्क्राइब, जो भी प्रिस्क्राइब्ड होगा उसी फॉर्म में और उसी मैनर में वो कलेक्ट करेगी, कंपाइल करेगी और एनालाइज करेगी। ठीक है, किसे, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ स्टैटिक्स को। 3 वर्ड याद रखें यहाँ पे, कलेक्ट करेगी, कंपाइल करेगी और एनालाइज करेगी। ठीक है, गवर्नमेंट डाटा कलेक्ट करेगी, व्यवस्थित करेगी और उसका एनालाइज करेगी। अब यहाँ पे आता है सब सेक्शन 2। अब इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कर की इसमें बात होती है। इन सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कर का डेटाबेस रिकॉर्ड मेंटेन करना होगा। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कर का डेटाबेस और रिकॉर्ड को यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिकली या फिर अदरवाइज कोई भी एक पोर्टल में इन सच फॉर्म एंड सच मैनर एज में बी प्रिस्क्राइब्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, वो क्या करना होगा, मेंटेन करना होगा। इलेक्ट्रॉनिकली या फिर अदरवाइज मेंटेन किया जा सकता है। इसमें जो भी रिकॉर्ड होगा इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कर का, उसे इलेक्ट्रॉनिकली यानी कि डिजिटली और या फिर कोई मैनुअली, अदरवाइज यहाँ पे बोल रहा तो मैनुअली उनका रिकॉर्ड है सो रखा जाना चाहिए, वो भी सच फॉर्म एज एंड मैनर एज प्रिस्क्राइब बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो भी प्रिस्क्राइब किया जाएगा उस फॉर्म में और उसी मैनर में उनका रिकॉर्ड मेंटेन होना चाहिए। अब यहाँ पे एक प्रोविज़न दिया हुआ है, इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कर खुद रजिस्टर्ड कर सकता है। प्रोविज़न के अनुसार एक इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कर सेल्फ डिक्लेरेशन प्लस आधार के बेसिस पर उस पोर्टल पर खुद रजिस्टर यहाँ पे कर सकता है। ठीक है, इसमें क्या दिया गया है कि एन इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कर मे रजिस्टर हिमसेल्फ एज इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कर ऑन सच पोर्टल ऑन द बेसिस ऑफ सेल्फ डिक्लेरेशन एंड आधार। सेल्फ डिक्लेरेशन और आधार वहाँ पे सबमिट करके वो उस पोर्टल पे खुद रजिस्टर्ड वहाँ पे कर सकता है एज इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कर। ठीक है, इम्पॉर्टेंट यहाँ पे है कि यह रजिस्ट्रेशन सेल्फ डिक्लेरेशन के बेसिस पर हो सकता है और आधार का उपयोग प्रोविज़न में स्पेशली मेंशन्ड है। और यहाँ पे दूसरा प्रोविज़न भी दिया हुआ है, जो वर्कर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में माइग्रेट हुए हैं और दूसरे स्टेट में सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, वे भी उस पोर्टल पर रजिस्टर कर सकते हैं। यानी सिर्फ किसी एम्प्लॉयर के अंडर काम करने वाला माइग्रेंट वर्कर ही रिलेवेंट नहीं है, सेल्फ एम्प्लॉयड माइग्रेंट वर्कर भी रजिस्टर कर सकता है। पहले में क्या दिया हुआ था कि जो भी माइग्रेंट वर्कर है, ठीक है, वो हिमसेल्फ रजिस्टर कर सकता है एज अ इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कर। लेकिन यहाँ दूसरे में क्या दिया हुआ है कि अगर कोई माइग्रेंट, कोई भी एक वर्कर है सो दूसरे स्टेट में जाता है, एज अ माइग्रेट करता है दूसरे स्टेट में और वो सेल्फ एम्प्लॉयड है, यानी कि बिजनेसमैन है या फिर कुछ अपना ही धंधा पानी करता है, तो वो भी एक माइग्रेंट वर्कर की तरह खुद को रजिस्टर कर सकता है उस पोर्टल में। अब आता है सबसे इम्पॉर्टेंट सेक्शन, स्पेशली माइनिंग एग्जाम्स के लिए, सेक्शन 22। दो मेजर थिंग्स यहाँ पे डील करता है ये, सेफ्टी कमेटी और सेफ्टी ऑफिसर। इन दोनों को अलग अलग समझना बहुत ज़रूरी। पार्ट 1 में हम लोग यहाँ पे सेफ्टी कमेटी समझेंगे, जो सेक्शन 22 के सब सेक्शन 1 के अनुसार यहाँ पे दिया हुआ है। एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जनरल या स्पेशल ऑर्डर द्वारा किसी इस्टेब्लिशमेंट या क्लास ऑफ इस्टेब्लिशमेंट को सेफ्टी कमेटी कंस्टिट्यूट करने के लिए रिक्वायर कर सकती है। इसमें क्या दिया गया है कि एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, ठीक है, जनरल या फिर स्पेशल ऑर्डर के साथ
किसी भी इस्टेब्लिशमेंट को या फिर क्लास ऑफ इस्टेब्लिशमेंट को सेफ्टी कमेटी कंस्टिट्यूट करने के लिए ऑर्डर दे सकती है। ठीक है, यानी हर इस्टेब्लिशमेंट में ऑटोमेटिकली सेफ्टी कमेटी बनाना सेक्शन 22 के सब सेक्शन 1 में नहीं कहा गया है। एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट में रिक्वायर इट बाय जनरल और स्पेशल ऑर्डर। यह वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पे क्या दिया गया है, जनरल और स्पेशल ऑर्डर। ठीक है, सेफ्टी कमेटी जो भी एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होगा वो जनरल या फिर स्पेशल ऑर्डर के तहत में किसी भी इस्टेब्लिशमेंट या फिर क्लास ऑफ इस्टेब्लिशमेंट में सेफ्टी कमेटी कंस्टिट्यूट करने के लिए ऑर्डर दे सकती है, वो भी प्रिस्क्राइब मैनर में। और सेफ्टी कमेटी कंसिस्टिंग ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ एम्प्लॉयर्स एंड वर्कर इंगेज्ड इन सच इस्टेब्लिशमेंट in such manner that the number of representatives of worker on committee shall not be less than number of representatives of the employer, and the representatives of workers shall be chosen in such manner and for such purpose as may be prescribed by appropriate government। ठीक है, अब यहाँ पे बात आता है सेफ्टी कमेटी में कौन कौन होंगे। सेफ्टी कमेटी में एम्प्लॉयर रिप्रेजेंटेटिव्स और वर्कर रिप्रेजेंटेटिव्स दोनों होंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट कंडीशन यहाँ पे क्या है कि जो वर्कर का रिप्रेजेंटेटिव्स होगा, ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ वर्कर, वो कम नहीं हो सकता है एम्प्लॉयर के रिप्रेजेंटेटिव से। ठीक है, ये यहाँ पे दिया हुआ है कि जो वर्कर का रिप्रेजेंटेटिव्स होगा वो एम्प्लॉयर के रिप्रेजेंटेटिव से कम नहीं होना चाहिए। मान के चलिए कि अगर 3 यहाँ पे एम्प्लॉयर का रिप्रेजेंटेटिव्स है तो 3 से ज़्यादा यहाँ पे होना चाहिए आपका ये वर्कर का रिप्रेजेंटेटिव्स। और वर्कर के रिप्रेजेंटेटिव कैसे चुने जाएंगे? वर्कर के रिप्रेजेंटेटिव्स एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट द्वारा प्रिस्क्राइब मैनर और प्रिस्क्राइब पर्पस के लिए है सो चुने जाएंगे। ठीक है, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के द्वारा वर्कर रिप्रेजेंटेटिव्स यहाँ पे प्रिस्क्राइब मैनर में और प्रिस्क्राइब पर्पस के लिए चुने जाएंगे। अब हम लोग पार्ट बी यानी कि सब सेक्शन 2 को देखते हैं जिसमें सेफ्टी ऑफिसर का जिक्र किया गया है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट प्रोविज़न सब सेक्शन 2 में दिया हुआ है। कहता है कि कुछ इस्टेब्लिशमेंट में एम्प्लॉयर को सेफ्टी ऑफिसर अपॉइंट करना मैंडेटरी है। ठीक है, लेकिन यह रिक्वायरमेंट इस्टेब्लिशमेंट के टाइप और वर्कर स्ट्रेंथ पर डिपेंड करती है। यहाँ पे क्या बोला गया है कि इस्टेब्लिशमेंट में एम्प्लॉयर को सेफ्टी ऑफिसर अपॉइंट करना मैंडेटरी है, लेकिन रिक्वायरमेंट इस्टेब्लिशमेंट के टाइप और वर्कर स्ट्रेंथ पर डिपेंड करती है। पहला, फैक्ट्री के अगर हम लोग बात करें तो 500 वर्कर या उससे अधिक ऑर्डिनरली एम्प्लॉयड होने चाहिए, तब जाके सेफ्टी ऑफिसर वहाँ पे अपॉइंट होगा। दूसरा, फैक्ट्री कैरिंग हजार्डस प्रोसेस वेयर 250 वर्कर्स और मोर। तो अगर कोई फैक्ट्री वहाँ पे हजार्डस प्रोसेस है सो कैरी करता है या फिर प्रोसेस करता है तो, और वहाँ पे 250 वर्कर से अगर ज़्यादा है तो उस जगह पे है सो सेफ्टी ऑफिसर अपॉइंट किया जाएगा। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे दिया हुआ है 250 वर्कर्स और मोर, यानी कि 250 या फिर 250 से ज़्यादा। ठीक है, यहाँ पे थ्रेशोल्ड यहाँ पे 250 यहाँ पे दिया हुआ है। और एक और कंडीशन क्या रखा गया है यहाँ पे, हजार्डस प्रोसेस उस फैक्ट्री में कैरी होना चाहिए, तब जाके वहाँ पे सेफ्टी ऑफिसर अपॉइंट किया जाएगा। तीसरा, यहाँ पे बिल्डिंग और अदर कंस्ट्रक्शन वर्क वेयर इन 250 वर्कर और मोर। बिल्डिंग और कंस्ट्रक्शन वर्कर में भी वर्किंग में भी वहाँ पे सेफ्टी ऑफिसर अपॉइंट किया जाएगा अगर वहाँ पे 200 या फिर 250 वर्कर से ज़्यादा ऑर्डिनरली एम्प्लॉयड हैं, तब जाके। माइन के केस में 100 वर्कर और मोर ऑर्डिनरली एम्प्लॉयड। अगर माइन का केस हम लोग बात करें तो 100 या फिर 100 से ज़्यादा अगर वर्कर हैं तो उस केस में यहाँ पे सेफ्टी ऑफिसर अपॉइंट किया जाएगा। एक क्विक रिवीजन हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं। फैक्ट्री के केस में यहाँ पे क्या बोल रहा है, 500 या 500 से ज़्यादा, तब जाके सेफ्टी ऑफिसर अपॉइंट होगा। और फैक्ट्री में अगर हजार्डस प्रोसेस वहाँ पे कैरी किया जाता है तो 250
या 250 से ज़्यादा वर्कर वहाँ होने चाहिए, तब जाके सेफ्टी ऑफिसर अपॉइंट होगा। बिल्डिंग या फिर अदर कंस्ट्रक्शन वर्क की अगर बात करें तो वहाँ भी 250 या फिर 250 से ज़्यादा वर्कर होने चाहिए। और अगर सिर्फ हम लोग माइंस की केस के बात करें तो 100 या 100 से ज़्यादा वर्कर अगर ऑर्डिनरली एम्प्लॉयड हैं तो वहाँ पे सेफ्टी ऑफिसर है सो अपॉइंट किया जाएगा। The employer shall also appoint such number of safety officer who shall possess such qualification and perform such duties as may be prescribed by appropriate government। अब यहाँ पे बोल रहा सेफ्टी ऑफिसर की संख्या कौन प्रिस्क्राइब करेगा। सेक्शन 22 का सबसेक्शन 2 कहता है कि एम्प्लॉयर सच नंबर ऑफ सेफ्टी ऑफिसर अपॉइंट करेगा जो प्रिस्क्राइब क्वालिफिकेशन रखते हों या फिर प्रिस्क्राइब ड्यूटी परफॉर्म करे, और यह क्वालिफिकेशन तथा ड्यूटीज अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है सो प्रिस्क्राइब करेगी। इसलिए सेक्शन 22 खुद सेफ्टी ऑफिसर की डिटेल्ड क्वालिफिकेशन ड्यूटीज नहीं देता, वह प्रिस्क्राइब रूल में दिया जा सकता है। तो इस वीडियो के जरिए हम लोगों ने सेक्शन 19 से लेकर सेक्शन 20 तक जिक्र किया और आसान भाषा में सभी लाइन बाय लाइन हम लोगों ने समझने का कोशिश किया। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो समझ में आया होगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर आपने हमारा OSHWC कोड पर प्रीवियस वीडियोस अगर नहीं देखे हैं तो मैं प्लेलिस्ट का लिंक है सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं।